का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, क्या चीज हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यहाँ पे देखें तो ये कंसिस्ट होता है जनरली टू पार्ट्स, जिसमें फर्स्टली एक तो आता है जिसे कहते हैं कंडक्टिंग जोन। ओके, क्या कहलाएगा ये? कंडक्टिंग जोन। फिर सेकंड कंडक्टिंग जोन के साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या आएगा? रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज जोन। अभी क्या होता है यहाँ पर? तो अभी देखिए यहाँ पे कंडक्टिंग जोन की यदि हम बात करें तो कंडक्टिंग जोन मींस नोज से स्टार्ट होता है और ट्रैकिया के बाद फाइनली ये कहां तक के पहुंचता है? ब्रोंकियल ट्री तक के पहुंचेगा। ओके, इस तरह से ट्रैकिया जब डिवाइड होता है तो डिवाइड होगा किस तरह से? ब्रोंकाई में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सेगमेंटल ब्रोंकाई, और इस तरह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? ब्रोंकियल ट्री। इधर साइड क्या है? नोज है, जहां से एयर जो है फाइनली ब्रोंकियल ट्री तक के पहुंचती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा कंडक्टिंग जोन। फाइनली कंडक्टिंग जोन के बाद जो एयर जो पहुंचेंगी वो यहाँ पे इस तरह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो क्या कहलाता है? एल्वेओलाई। और एल्वेओलाई के साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्लड कैपिलरी। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होता है। तो एल्वेओलाई और एल्वेओलर डक्ट जो होता है ये आता है एक्सचेंज जोन में, और बाकी का सारा पार्ट जो आता है कंडक्टिंग जोन में। कंडक्टिंग जोन मींस क्या होता है? एयर को कंडक्ट करना। ब्रीथ इन किया हमने और फाइनली एयर हमारे लंग्स के कुछ हिस्से तक के पहुंचता है। ओके, तो वहां तक के जो एयर पहुंच रहा है तो फाइनली एयर का जो मोमेंट है वो एयर को कंडक्ट कर रहा है, वहां तक लेके जा रहा है। ले जाने के बाद फाइनली वहां पे गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो वहां पे क्या हुआ? गैस एक्सचेंज हुआ। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैस, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सचेंज जोन। ओके, तो इसमें हम लोगों ने बेटा इस पार्ट में जो स्टडी किए थे लास्ट टाइम, वंस अगेन बेटा हम लोग जो पार्ट हम लोग देख रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अभी तक के क्या स्टडी किए। हम लोग यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें ट्रैकिया हम लोग समझे। ट्रैकिया में हमने क्या देखे बेटा कि यहाँ पे जो इसका टोटल लेंथ जो होता है ट्रैकिया का, ठीक है, कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ? यहाँ से ट्रैकिया ये जो स्टार्ट हुआ तो पहले तो लैरिंग्स आएगा, ठीक है। लैरिंग्स के बाद फिर ये जो ट्रैकिया होती है ये हमारा टोटल कितना अप्रोक्सीमेटली इतना जो साइज होता है, मींस 10 से लेके 20 सेंटीमीटर के 10 से लेके 12 सेंटीमीटर के आसपास ट्रैकिया का लेंथ होता है। अब ये जो ट्रैकिया जो है ये जैसे कि हमारा सबसे पहले तो ये नेक वाला जो रीजन है इसे सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल के बाद ये इतना जो रीजन है थोरेसिक कहलाता है। तो थोरेसिक में वर्टिब्री होती है, ये फर्स्ट वर्टिब्री इस तरह से रहेंगी, फिर फर्स्ट के बाद ये सेकेंड, फिर इसके बाद ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये जो फिफ्थ नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है ना, तो ट्रैकिया यहाँ से ऐसा दो पार्ट में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ऐसा दिखाई दे रहा हूँ ना मैं? तो ट्रैकिया से दो पार्ट में क्या हुआ? डिवाइड हो गया। समझ गए? अब ये जो दो पार्ट में ट्रैकिया जो डिवाइड हुआ है, तो अब ये जो डिवाइड हुआ है मींस यहाँ पे क्या कहते हैं इसे? जो फिफ्थ लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री है, क्या चीज? फिफ्थ लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री, यहां से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होगा जिसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई आगे और डिवाइड होंगी तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? सेकेंडरी ब्रोंकाई। समझ में आया? अब ट्रैकिया में ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, जो ट्रैकिया के कौन से? डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब ट्रैकिया के डोर्सल साइड में प्रेजेंट है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। तो ये ट्रैकिया तो हमें समझ में आया है। अब इसी तरह से ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में जो डिवाइड हुआ तो यहाँ पे जो है बेटा फाइनली हमारा जो है क्या सिचुएटेड होता है? इस तरह से हमारा लंग्स सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब ये लंग्स है। अब लंग्स का थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो लंग्स में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? लंग्स जो होता है ये एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर मतलब क्या? देखो यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा बोन होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे
तो इस तरह से एक बोन प्रेजेंट होता है। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है स्टर्नम, STER, स्टर्नम ऐसे आएगा ना स्पेलिंग, देखेंगे एक बार। स्टर्नम STERN, RN आएगा ना, हाँ देखो यहाँ पे क्या आएगा स्टर्नम, ओके आर छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला जो बोन है ये क्या प्रेजेंट है, ये होता है स्टर्नम। स्टर्नम के जस्ट बैक पार्ट हमारा ये वाला जो है ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो डोर्सल साइड, दूसरा वेंट्रल साइड। वेंट्रल के बाद ये जो साइड में हमारा जो आता है ये होती है रिब्स, तो ये क्या हो जाएंगी, ये लेटरल होगा। और इसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये हो जाएगा लोअर पोर्शन। क्या हो गया ये लोअर। तो ये चार साइड में चारों भी तरफ से हमारा लंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड है। कैसे प्रोटेक्टेड है, तो देखो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से पीछे का जो है ये बैकबोन जा रहा है, ठीक है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे हैं। फिर इस वर्टिब्रल कॉलम के बाद इस तरह से यहाँ पे ये जो आ रही है ये लेटरल साइड से ये आ रहा है, तो लेटरली जो है ये क्या हो जाएगा, रिब्स हो जाएगा, समझे। तो अभी हमको एक चीज समझ में आ गया है, क्या चीज, एक तो वेंट्रल मतलब सामने का, डॉर्सल मतलब क्या होता है पीछे का। तो डॉर्सली क्या प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल में क्या प्रेजेंट है स्टर्नम, लेटरल में क्या प्रेजेंट है रिब्स, और लोअर पोर्शन जो है वहां पे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। मींस यहां पे इस तरह से ये हमारा ये हो गया। अब लंग्स कहां पर लोकेटेड है, तो लंग्स जो है बेटा हमारा ये वाला पार्ट एक और ये वाला पार्ट, तो इस तरह से हमारा लंग्स जो है ये लोकेटेड होता है। समझ में आ गया। तो लंग्स का जो लोकेशन है यही चीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्लाइड में भी कुछ स्टडी किए थे, स्लाइड में आप लोगों को बता देता हूं। देखिए बेटा यहाँ पे स्लाइड में देख लो, फर्स्टली यहाँ पे क्या चीज, स्लाइड देखना है अभी आप लोगों को, ओके। तो एक तो यहाँ पे क्या चीज, लंग्स जो लोकेटेड है एक थोरेसिक चैम्बर जो होता है, क्या चीज, लंग्स जो है एक थोरेसिक चैम्बर, जो कि एनाटॉमिकली कैसा है, एयर टाइट चैम्बर है। कैसा है ये, एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर के साथ ही साथ, एक मिनट बेटा किसी का, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो एयर टाइट चैम्बर जो है इसमें डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रली स्टर्नम है, लेटरली रिब्स है, और लोअर साइड में क्या है, डोम से एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है। तो इस तरह का ये जो एनाटॉमिकल सेटअप जो होता है ये हमें हेल्प करता है किस चीज में बेटा, ब्रीथिंग में, मींस जो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है उसे मेंटेन करेगा। अब ये जो एक डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो इसमें देखो ये जो रिब्स है, यदि इस रिब्स में भी हम लोग देखें तो रिब्स में बेटा इस तरह से एक मसल्स आएगा जो इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाता है। ये वाला जो है ये एक मसल्स है, ये क्या कहलाएगा, इंटरकॉस्टल मसल्स, जो इस तरह से रिब्स के बीचों बीच में, क्योंकि वो बीच का गैप भी तो फिल करना है तब जाके तो एयर टाइट चैम्बर बनेगा। और रिब्स के जो मूवमेंट है उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स बहुत हेल्प करती है, तभी तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हम कर पाएंगे। समझ रहे हो बेटा, क्लियर हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा लंग्स को लेकर के भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बेटा एक बार रिस्पॉन्स करो, लंग्स का जो एनाटॉमिकल सेटअप है सभी लोगों को समझ में आया है, क्लियर हुआ बेटा, ठीक है, हेलो, वेरी गुड। तो अभी देखिए यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लंग्स का स्टडी कर रहे हैं। तो देखो ये हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ये हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, एक लेफ्ट लंग्स है, दूसरा राइट लंग्स है, उसके बाद ये नीचे का एक हमारा जो मेम्ब्रेन मसल्स है, जो डायफ्राम है, डायफ्राम की वजह से ऊपर का थोरेसिक चैम्बर कहलाता है और नीचे का क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी। याद होगा आप लोगों को, इस तरह से हम लोगों ने स्टडी किया लास्ट टाइम। फिर इस तरह से हम लोगों का ये एक एनाटॉमिकल सेटअप हो गया। फिर इसी एनाटॉमिकल सेटअप में हम लोगों ने लंग्स में एक मेम्ब्रेन पढ़े थे, ये वाली जो मेम्ब्रेन रहेंगी लंग्स में ये होती प्लूरा, ठीक है, ये अंदर का इनसाइड वाला प्लूरा हो गया। फिर इसके बाद आउटर एक मेम्ब्रेन रहेंगी इस तरह से,
ये ऐसा एक मेम्ब्रेन आता है यहाँ पर, तो ये आउटर प्लूरा होगा जो क्या कहलाता है, पैराइटल प्लूरा। तो देखो एक तो यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये एक इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, प्लूरा। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है ये कहलाएगा पैराइटल प्लूरा। ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा, ये पैराइटल प्लूरा। इनर वाला जो रहेगा ये कहलाता है विसरल प्लूरा। अब पैराइटल और विसरल प्लूरा की हम बात करें तो इनके बीचों बीच में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रही है बेटा, कैविटी। तो इससे क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। ये क्या हो गया, प्लूरल कैविटी। और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट है जो क्या कहलाएगा, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, तो प्लूरल कैविटी हमें समझा, जो वहां पे प्रेजेंट है फ्लूइड वो क्या कहलाएगा, प्लूरल फ्लूइड। रूल क्या होता है बेटा, देखो लंग्स जब इस तरह से पंप करेगा ना तो कोलैप्स नहीं हो पाता, उसके फ्रिक्शंस जो होते हैं, ठीक है, तो उसको भी फ्रिक्शन से भी लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन बेटा, प्लूरल फ्लूइड जो होता है प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया। तो अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट यदि हम लोग देखें तो ये जो प्लूरा है और प्लूरा के बाद जो कैविटी, फिर हम लोगों ने क्या देखे थे, राइट और लेफ्ट लंग्स। तो राइट लंग्स जो होता है उसको हम लोग ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोब्स होते हैं। एक ये सुपेरियर लोब होता है, क्या कहलाएगा ये, सुपेरियर लोब। उसके बाद ये वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा, ये कहलाता है मिडल लोब। उसके बाद नीचे वाला आएगा ये क्या कहलाएगा, लोअर लोब। अब ये जो हो गया हमारा कौन सा, राइट वाला लंग्स। राइट लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये चीज हम लोग लेफ्ट लंग्स में देखें तो लेफ्ट लंग्स ओनली 2 लोब में डिवाइड होता है। 2 लोब में एक सुपेरियर और दूसरा इंफेरियर कहेंगे। ये लोअर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको सुपेरियर बोलेंगे, तो ये वाला लोअर के लिए टर्म जो है ये क्या हो जाएगा, इंफेरियर लोब। समझ गए, लोअर से बेटर टर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंफेरियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो होता है, ये जो है इसे फीसर्स कहते हैं। ठीक है, ये फीसर कहलाता है। मैंने आपको बताया था एक लेयर, एक मेम्ब्रेन जो दोनों भी लंग्स को क्या है, डिवाइड करके रखती है। ठीक है, ऑब्लिक फीसर्स बताया था, याद होगा। फिर इसके बाद देखो ये वाला जो लंग्स है आपका कौन सा, लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट लंग्स बेटा थोड़ा सा ऐसा अंदर ऐसा होता है, इसलिए तो इसका साइज भी छोटा है और लोब ओनली 2 है यहाँ पर। ये ठीक है, अंदर होने का रीजन क्या है, यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या कहलाता है बेटा, कार्डियक नोच। कार्डियक नोच कहलाता है। और कार्डियक नोच मींस, इसके लिए जो टर्म यूज होता है इसे कहते हैं मीडियास्टीनम। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा मीडियास्टीनम। समझ गए, हाँ। अब देखिए इसके बाद ये जब हम इधर साइड से हम जा रहे हैं, जो हम नोज से हम एयर या फिर माउथ से ये जो लेते हैं, तो ये ऊपर साइड का भी एक हमारा एरिया होता है और एक लोअर साइड का जो एरिया होता है ये होता है। तो ये वाला पार्ट एंटेरियल कहलाएगा और इधर वाला पार्ट पोस्टेरियल कहलाएगा। तो इस तरह से यदि हम इसको 4 एक्सिस ऐसे बनाते हैं, ऐसे चारों तरफ से एक्सिस बना लेंगे हम लोग, तो एक ये हमारा सामने का और एक पीछे का, तो ये वेंट्रल और डॉर्सल, तो इसको डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बोलेंगे। और एक ये ऊपर वाला आएगा और एक नीचे आएगा, तो ये क्या है, एंटेरो पोस्टेरियल एक्सिस कहलाएगा। क्योंकि लंग्स को हमको ऐसा फुलाना है, जैसे बलून को फुला रहे हैं ना, तो बलून चारों तरफ से फूलता है, तो लंग्स भी चारों तरफ से फूलेगा। तो चारों तरफ से ऐसा जब फूलेगा तो इधर से भी फैलेगा और इधर से भी फैलेगा ऐसा। ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला भी ऐसा फैलेगा और ये वाला भी ऐसा फैलेगा। उससे जो लंग्स है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग्स का जो कैविटी है बढ़ेगा। समझे, तो ये इसकी वजह से बेटा हमारा ब्रीथिंग जो है, ठीक है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जो होता है प्रॉपरली हो पाता है। समझ में आ गया, इतना पार्ट क्लियर है बेटा। ठीक है, पोस्टेरियल लोब, हाँ हो सकता है, हाँ कह सकते हैं। इतना समझा सभी लोगों को, थोड़ा सा स्लाइड में बता देता हूं मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट जो भी हम लोगों ने देखे अभी। ओके, तो अब ये देखिए, एक तो मैंने आप लोगों को इंटरकॉस्टल मसल्स बताया। इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या देखिए हम लोगों ने, ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है इसमें पहली चीज तो क्या चीज, फर्स्टली जो इंटरकॉस्टल मसल्स है ये रिब्स में प्रेजेंट है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भी होती है। कैसी, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भी हो सकती है। लोब्स हमने देखे, ठीक है, ऑब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर, जिससे लंग्स जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके,
इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे लंग्स जो है बेटा एक डबल मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, प्लूरल मेम्ब्रेन जो है लंग्स की मेम्ब्रेन को कहते हैं, जिसमें आउटर पैराइटल प्लूरा और इनर जो होता है वो विसरल प्लूरा होता है। ठीक है, अब दोनों भी लंग्स यदि हम देखें तो ये डिराइव्ड होता है क्या चीज बेटा, मीजोडम। क्या कहते हैं इसे, मीजोडम। मीजोडम समझता है ना बेटा आप लोगों को, आउटर एक्टोडम, मिडल मीजोडम, और इनर लेयर जो होती है क्या होती है, एंडोडम। मींस जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे लंग्स जो है, लंग्स का क्या कह सकते हैं हम लोग, एक तो जो ओरिजिन है वो कैसा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो लंग्स जो है ये मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, फिर आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है ये क्लोज कांटेक्ट में होता है। ओके, ये हम लोगों ने देखे, जैसे कि आपको स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट भी हम लोग वैसे भी लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिए थे। ये हमारा ट्रैकिया का जो अपर पोर्शन है, लैरिंग्स है, उसके ऊपर जो होता है क्या होता है, इपिग्लोटिस होता है, जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जो क्या करता है, हमारा फूड जो है उसको ट्रैकिया में आने से रोकता है। समझ गए, कैविटी हम लोगों ने देखे, प्लूरल फ्लूइड हम लोगों ने देखे, इनका रोल देखे। फ्लूइड यदि ज्यादा हो गया तो क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम होती है। और फ्लूइड का अमाउंट कब बढ़ता है, जब कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ब्रीथिंग में क्या होता है बेटा, डिफिकल्टी होती है। इसके लिए मेडिकल टर्म जो यूज होता है वो डिस्पीनिया कहलाता है। ठीक है, मींस इसे प्लूरिसी या प्लूरल इफ्यूजन डिसीज भी कहते हैं। इतना पोर्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। राइट लंग्स में 3 लोब और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं। फाइनली गैसेस एक्सचेंज का जो मेन साइट होता है वो होता है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई की वजह से ही प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। डायफ्राम जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, जो क्या करती है, एक तो क्या कह सकते हैं, ब्रीथिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। मयूरेश बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद बेटा ये हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, और फाइनली आज के इस लेक्चर में हम लोगों को ब्रीथिंग का स्टडी करना है। ठीक है, ब्रीथिंग में बेटा 2 पार्ट आता है, एक होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर जो है हम इनहॉल करते हैं, और किसमें, इंस्पिरेशन में। और एक्सपीरेशन में क्या होगा बेटा, जो एयर जो होता है वो आउट करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे ये एक्टिव और पैसिव 2 प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है, ये क्या होता है ये हम समझेंगे। तो फाइनली आज का जो हमारा मेन लेक्चर था जिसमें हम लोगों को स्टडी करना था वो था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा आपका क्लास आज डिले हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट सारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई है। ठीक है, और फाइनली हम आगे का पोर्शन हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है ये हम समझेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की यदि हम बात करें तो इसमें 2 प्रोसेस होता है। एक तो आएगा क्या चीज, इंस्पिरेशन, सेकेंड आएगा क्या चीज, एक्सपीरेशन। समझ रहे हो, तो इंस्पिरेशन में मतलब ब्रीथ इन करना, एक्सपीरेशन मतलब ब्रीथ आउट करना। तो ये जो ब्रीथ इन हम कर रहे हैं जिसे इनहॉलेशन भी कहते हैं। तो अब देखो बेटा, जब मैं मुझे इनहॉल करना होगा तो यहां से कुछ एनर्जी यूज होती है, और एनर्जी कौन से, जो मसल्स है ना हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, थोड़ी देर पहले बताया था, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होगा बेटा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एटीपी को खर्च करना पड़ेगा, और जब भी एटीपी खर्च करना पड़ता है तो उसकी वजह से इंस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। इंस्पिरेशन जो है ये कैसा हो गया, एक्टिव प्रोसेस। बट बेटा हमको ब्रीथ आउट करने के लिए किसी भी टाइप का एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्रीथ आउट हो जाएगा। समझे, तो ऑटोमेटिकली जब ब्रीथ आउट हो जाएगा तो इसके लिए यहाँ पे हमको किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं लगेगी, इसलिए ये जो प्रोसेस होती है ये कैसा हो जाएगा, पैसिव प्रोसेस होगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा ये एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस में कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली ये क्या है। ठीक है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर मसल्स जो है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, 2 टाइप की होती है। जैसे कि हम लोग रिब्स की बात करें तो ये जो रिब्स है, इस रिब्स में एक तो बाहर साइड जो मसल्स होंगी वो, और इसी के साथ साथ अंदर साइड भी एक मसल्स होंगी। तो बाहर जो मसल्स होता है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रहेंगी ऐसी वाली, और उसके अंदर एक और मसल्स रहेंगी ऐसी वाली जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रहेंगी। तो एक टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दूसरे टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो मसल्स तो दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना,
और जब कांटेक्ट होती है तो एनर्जी लगती है। तो इस तरह से फिर दोनों भी प्रोसेस जो है वो एक्टिव होना चाहिए, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जो है क्लेम करते हैं। डोंट वरी, आपके साथ भी कहना आएगा। बट एक बात याद रखना बेटा, ब्रीथ इन के लिए हमको एनर्जी खर्च करना पड़ता है और वो इंस्पिरेशन में होता है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट के लिए किसी भी टाइप का एनर्जी हमें खर्च करना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ इतना पोर्शन? ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, जब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझाऊंगा, उसका स्टेप समझाऊंगा, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है ये क्यों जरूरी है और कैसे एक्चुअली ये प्रोसेस हो रहा है, इस पार्ट को समझेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जिसमें हम लोग सबसे पहले इंस्पिरेशन जो है ये हम लोग समझेंगे। तो इंस्पिरेशन की यदि हम बात करें तो इंस्पिरेशन में हमें मालूम है कि ये जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, इस एयर को हमें क्या करना पड़ेगा, लंग्स तक के लेके आना है। तो जब एटमॉस्फेरिक एयर मींस ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक के आ रही है, तो एटमॉस्फेरिक एयर का ऑक्सीजन का लंग्स तक के आना, इस पार्ट को कहते हैं इंस्पिरेशन। अब ये इंस्पिरेशन जो है ये कैसे होगा, तो इंस्पिरेशन के लिए बेटा आपको मालूम है कोई भी गैस जो है वो उसका जो मूवमेंट होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, गैस का मूवमेंट जो है ये डिपेंड करता है उसके एक पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, गैस जो है जो मूव कर रही है तो गैस का अपना खुद का एक प्रेशर होता है। ठीक है, तब जाके ही तो गैस अपने हाई से अपने लो की तरफ मूव करेगा। समझ रहे हो? तो गैस का जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे, और ऑक्सीजन का भी अपना खुद का एक प्रेशर होगा, जिसको यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PO2 से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपना खुद का एक प्रेशर होगा, जिससे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब गैस कैसे मूव करेगी, गैस का मूवमेंट है अपने हायर रीजन से अपने लोअर रीजन की तरफ होगा, मतलब अपने हायर प्रेशर वाले एरिया से लोअर एरिया में गैस क्या करेगा, मूव करेगा। समझ में आ गया? प्रेशर ग्रेडियंट पर ही डिपेंड करता है मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लॉ दिया, उनके लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो गैसेस मूवमेंट कैसे होता है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग वॉल्यूम को यदि इंक्रीज करें तो अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है वो समझा रहा हूं। देखो ये कंटेनर है, इस तरह से ये कंटेनर है, इसी तरह से ये दूसरा कंटेनर है। अब यदि इस कंटेनर की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल है, टोटल 9 गैस के मॉलिक्यूल इधर भी है और 9 गैस के मॉलिक्यूल इधर भी है। तो मुझे बताओ कंटेनर ए में और ये कंटेनर बी, किधर साइड प्रेशर ज्यादा रहेगा बेटा, जल्दी से बताओ। ए में गैस का प्रेशर ज्यादा है या फिर बी में गैस का प्रेशर ज्यादा है, जल्दी से बताएंगे। किस साइड में गैसेस प्रेशर जो है बहुत हाई रहेगा, हाई प्रेशर। वेरी गुड बेटा, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। रियली नहीं बेटा, दोनों साइड सेम नहीं होगा। यहाँ पे हम बॉयल्स गैस का लॉ हम देख रहे हैं, बॉयल्स गैस लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या चीज, जो पार्शियल प्रेशर जो होता है एयर का वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल की यदि हम बात करें तो जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। समझे? तो वॉल्यूम जब हम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा। कैसे? जैसे सिलेंडर की हम बात करें, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये एक कंटेनर है, इसमें बाहर ही एक दबाव लगा रहे, एक प्रेशर लगा रहे, और यहाँ पे ये गैस है। जब आप इधर से प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन यदि इसी वॉल्यूम को हमने ऐसे इंक्रीज कर दिए तो बेटे मॉलिक्यूल जो है ये इसका मूवमेंट होगा ना, ये इधर टकराएगा, ये इधर टकराएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का मूवमेंट तो सिमिलर रहने वाला है। ये इधर टकराएगा, ये टकरा के इससे टकराएगा तो इधर टकराएगा, होगा ना ऐसे फोर्स जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये जब इसका फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा तो इसको ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, बट इसको यहाँ पे वॉल्यूम कम मिल रहा है। समझ गए? तो इस तरह से जब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैसेस प्रेशर को समझेंगे
तो गैसियस प्रेशर जो है वो कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, और जब हमको ब्रीथ इन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, जल्दी से बताओ, रिस्पॉन्स करो चैट में, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से सभी लोग। यदि मुझे इंस्पायर करना है तो लंग्स के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा और लंग्स में प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स मी क्विकली। वेरी गुड, बहुत से स्टूडेंट के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। बहुत बढ़िया, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि आप लोगों के बहुत से लोगों के जो यहाँ पे आंसर आए हैं, कुछ लोग मीन्स ऑलमोस्ट सभी लोग बेटा यही बोल रहे हैं कि वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा तो प्रेशर क्या होगा, वेरी गुड, वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, बॉयल्स गैसेस लॉ क्या बोलता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। तो ये दोनों भी कंडीशन यहाँ पे आती है और यही चीज हम लोग समझ रहे हैं। मीन्स सिंपल सा टर्म है, यदि हम लोगों को इंस्पिरेशन करना है, गैस को इनहॉल करना है, तो ये जो लंग्स है, इस लंग्स में बेटा हम लोग इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। तो इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन में वॉल्यूम ऑफ लंग्स ये हो रहा है इंक्रीज, नंबर वन। जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम हमने इंक्रीज किए, इनसाइड द लंग्स एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा डिक्रीज होगा, लेकिन ये डिक्रीज किसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि प्रेशर कहां से डिक्रीज हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर में जितना भी प्रेशर है उसके कंपैरिजन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर हाई है, अंदर प्रेशर कम है, तो एयर का जो मूवमेंट बाहर से क्या होगा, अंदर हो जाएगा, समझे। लेकिन ये जो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज जो हुआ, ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में होगा बेटा, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कम रहता है। तो इधर जब ऑक्सीजन ज्यादा है और हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कम है, तो गैस को किसी से कोई लेना देना नहीं है। यदि यहाँ पे एक मिक्सचर है गैसेस का, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ये मिक्सचर है गैसेस का, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ये मिक्सचर है गैसेस का, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो गैस बेटा अपनी मस्ती में आगे बढ़ेगी। यदि ऑक्सीजन इधर ज्यादा है तो ये ऑटोमेटिक जिधर कम ऑक्सीजन रहेगा उधर क्या करेगा बेटा, मूव कर जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है, ठीक है, वैसे तो एयर सारी जा रही है, उसमें नाइट्रोजन भी है, बट मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होता है, और हमारे लंग्स में जैसे ही उसका अमाउंट कम होता है, तो जब हम इंस्पायर करते हैं तो इंस्पिरेशन के टाइम पे एटमॉस्फेरिक एयर मीन ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर दिया है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ बेटा इंस्पिरेशन का, जल्दी से रिस्पॉन्स करो। ओके, वेरी गुड। बेटा कौन कौन से एलिमेंट कितना परसेंट होते हैं अर्थ पे और बॉडी में, ये वाला पार्ट में आप लोगों को एक चार्ट है वो उससे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन आता है आप लोगों को वो भी बताऊंगा। फिलहाल आप लोग ये वाला पार्ट पढ़ो, और ना मैं दूसरा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें चलने वाले हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हो गया बेटा क्या चीज, इंस्पिरेशन। क्या समझे अभी हम लोगों ने, इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के जस्ट बाद एक्सपिरेशन समझना है, ठीक है। तो इनहालेशन जो हम देख रहे हैं या इंस्पिरेशन जो देख रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, सो प्रेशर ऑफ द लंग्स क्या होगा, डिक्रीज, जिसकी वजह से फाइनली एयर जो है ये क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है इनटू लंग्स। कहां से बेटा, फ्रॉम एटमॉस्फियर। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से
यहाँ पे इनहॉलेशन, इनहॉलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हम लोगों को प्रेशर को कम करना पड़ेगा। कहाँ का बेटा, लंग्स का प्रेशर। ठीक, अब ये इतना जो मैकेनिज्म से अपने आप नहीं हो रहा है, लंग्स के प्रेशर को कम करने के लिए लंग्स के वॉल्यूम को हमको बढ़ाना पड़ेगा। फिर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता कैसे है, अब हम लोग ये समझेंगे। इतना पार्ट क्लियर हो गया ना बेटा सभी लोगों का। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, लंग्स के वॉल्यूम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिससे प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए बेटा दो टाइप की मसल्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, एक तो इंटरकॉस्टल मसल और दूसरा डायफ्राम। यदि इंस्पिरेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपको एक्सपिरेशन ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो, अच्छी तरह से ध्यान दो जो मैं पार्ट समझा रहा हूं। देखो ये हमारा इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये हमारा स्टर्नम हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग ऐसे आए यदि, तो ये हमारा जो है ये क्या बेटा, रिब्स है। इसके बाद ये डायफ्राम। डायफ्राम ओरिजिनली जो होता है वो कैसे होता है, डोम शेप में होता है, याद होगा आपको। इस तरह से हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बना लिए। इस स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे हमारा जो है ये लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। इन दोनों लंग्स के बाद यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे बेटा एक मसल्स प्रेजेंट है। कौन सी मसल्स बताओ, इंटरकॉस्टल मसल्स। कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, इंटरकॉस्टल मसल्स। वो भी कौन सी, हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करेंगे। और ये जो है ये क्या है, डायफ्राम। तो डायफ्राम ओरिजिनली जो है ये डोम शेप में है। ये भी मैंने आप लोगों को बेसिक लेक्चर में स्टडी की में समझाया था, आपको याद होगा। तो अभी यदि देखो, यदि हमको लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है तो इस डायफ्राम को पकड़ के इधर खींचना पड़ेगा, समझ गए। और ये रिब्स को भी बाहर धकेलना पड़ेगा। तो रिब्स को बाहर धकेलने के लिए क्या होगा, देखो ये इस तरह से रिब्स है। अब ये रिब्स इस तरह से है, ऐसा बीच में इंटरकोस्टल मसल्स है, ये ऐसा है। तो ये जब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये जो हमारा मतलब मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिब्स ऐसे बाहर जाती है, देखे होंगे आपने। देखो मैं ब्रीथ इन कर रहा हूं तो ये देखो थोड़ी सी कैविटी बढ़ रही है ना। ये बढ़ाने के लिए क्या किया, यहाँ पे जो मसल्स थी इंटरकोस्टल मसल्स वो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हुई तो रिब्स को पकड़ के वो बाहर धकेलती है। अब बाहर जब धकेलेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, इधर से भी बाहर धकेला, डायफ्राम जो है वो कैसा था, ऐसा था, इससे ही ऐसा फ्लैट हो गया। तो इधर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बताया था। देखो क्या बताया था मैंने, यहाँ पे ये हमारे जो लंग्स है, तो लंग्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंटरनल यहाँ पे प्लूरा है। ठीक है, ये डायफ्राम इस तरह से है और इंटरनल प्लूरा के साथ ही साथ यहाँ पे ये एक्सटर्नल प्लूरल है, प्लूरा मेम्ब्रेन है। तो ये इधर जो थोरेसिक कैविटी से बाहर की जो पैराइटल लेयर होती है वो चिपकी होती है। तो जब रिब्स बाहर जाएगा तो वो जो मेम्ब्रेन है उसको पकड़ के खींचेगा। जब वो पकड़ के खींचेगा तो ये इधर ऐसा खींचा रहा है तो ये अंदर की भी उसके साथ खींचाएंगे। तो इस तरह से लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, समझे। डायफ्राम जो है ये ऐसा है, तो जब डायफ्राम ऐसा है तो इसको भी हमने पकड़ के ऐसे खींचे तो ये यहां से ये ऐसा फ्लैट हो जाएगा, समझे। डायफ्राम अभी यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से जो लंग्स का वॉल्यूम है, लंग्स का वॉल्यूम जो है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज हुआ एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग तो एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में आ जाएंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पिरेशन। समझ में आया बेटा, रिस्पॉन्स देंगे जल्दी से। ये जो प्रोसेस है ये इंस्पिरेशन, एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा दे रहा हूं मैं। ठीक है, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, बाद में आगे का एक पार्ट बता रहा हूं कैसे एक्चुअली ये मैकेनिज्म्स हो रही है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। प्रेशर कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कैसे ये प्रोसेस होती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, इंस्पिरेशन में आपको बता रहा हूँ, एक्सपिरेशन आप लोग मुझे बताओगे।
तो इंस्पिरेशन में पहली चीज तो यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स जो है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कौन सा वाला बेटा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो यहाँ पे पहली चीज तो हम लोग जो मैकेनिज्म्स जो समझ रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझ रहे हैं। कौन सा समझ रहे हैं हम लोग? इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझ रहे हैं। तो इंस्पिरेशन में क्या चीज? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिप्स जो है, ठीक है, क्या चीज बेटा? रिप्स जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब रिप्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये मूव करेगा दो साइड बेटा, बाहर की तरफ क्या करेगा? आउटवर्ड एंड अपवर्ड, इस तरह से ही बोलेगा ना। तो आउटवर्ड एंड अपवर्ड क्या होगा? मूव करेगा। तो इस तरह से रिप्स जो है क्या चीज? एक तो आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड जो है ये क्या किया? मूव किया। इसी के साथ साथ अगेन हमारा एक और मसल से, कौन सा मसल से? डायफ्राम। तो अभी क्या होगा बेटा? डायफ्राम जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो डायफ्राम पहले कैसा था? डोम शेप में था, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये फ्लैट हो जाएगा। तो डोम से ये फ्लैट हो गया। मींस यहां पे पहले की कंडीशन जो थी डायफ्राम की ऐसी थी, अभी डायफ्राम कैसा हो गया? हो गया। समझे? तो इसकी वजह से यहां पे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अभी 4th आए। इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा वो क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो एयर जो रहेंगी ये मूव होंगी कहां पे? इनटू लंग्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्लाइड जो है अपने उससे भी ये वाला को एक्सप्लेन कर रहा हूं। से यहाँ पे ये एक प्रोसेस हुआ, समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? क्या क्या देखे हम लोगों ने यहाँ पे? फर्स्टली इंटरकॉस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिप्स ने क्या है बेटा? ये जो है रिप्स को बाहर की तरफ धकेला। डायफ्राम ऐसा था, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ऐसा फ्लैट हो गया। तो फाइनली ये जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दो तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखो, ये हमारा एंटेरियल पोस्टेरियल है, ये इंक्रीज हो रहा है। और ये वाला हमारा कैसा है? ये इस तरह से जो रहेगा कैसा? ऐसा बनाता है ये वाला, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, तो एंटेरियल पोस्टेरियल एक्सिस की तरफ से भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। डॉर्सल वेंट्रल साइड से भी हमारा ये ऐसा में खड़ा हूंगा तो डॉर्सल वेंट्रल साइड से भी क्या हो रहा है बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनली प्रेशर जो रहेगा वो क्या होगा बताओ? डिक्रीज होना ही है। तो एयर जो रहेगी वो क्या होंगी बेटा? हमारे एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाएगा। इजी है, ये है इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म। समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछना है? देखो अभी स्लाइड में आते हैं हम लोग अभी। ठीक है, आपको कुछ स्विच और कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ लो। यदि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहली चीज तो देखो, हम लोगों ने ब्रीथिंग देखे। ब्रीथिंग में हम लोगों ने देखे कि यहाँ पे दो टाइप का मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म नंबर 1 यदि हम समझे तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन हो रहा है और दूसरा एक्सपिरेशन हो रहा है। इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में आ रहा है, एक्सपिरेशन में लंग्स का एयर बाहर जा रहा है। इंस्पिरेशन में एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि एनर्जी लगती है, और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है क्योंकि वहां पे किसी भी टाइप का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। देखो, इसमें ब्रीथ इन हो रहा है, इसमें ब्रीथ आउट हो रहा है। ये हमारा रिप्स है, रिप्स में इंटरकॉस्टल मसल्स है, और ये डायफ्राम में क्या चेंजेस होते हैं आगे वाले डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, एक एनिमेशन थोड़ी देर के बाद दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट में क्या हो रहा है। दोनों भी कंडीशन में आपको देखो, ये जो डायफ्राम है, ठीक है, ये जो डायफ्राम है पहले तो ये इधर इसको खींचते हुए बताया है। ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, चेस्ट भी एक्सपांड हो रहा है तो एयर अंदर जाएगी। यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, तो एयर क्या होगी? यहाँ से इस तरह से बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से
यहाँ पे देखो एयर लंग्स में जो एंटर कर रहा है जिसे इंस्पिरेशन कहते हैं, ये हम लोगों ने अभी समझे। और इसमें ये जो मैकेनिज्म्स जो हो रहा है ब्रीथिंग का, ये हम लोग देखे तो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म्स है इसमें एक्चुअली किस तरह से ये प्रोसेस होती है वो हम समझ रहे हैं। तो फर्स्टली देखो हम लोग यहाँ पे इनहॉलेशन का मैकेनिज्म समझ रहे हैं। इनहॉलेशन को ही इंस्पिरेशन कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हुई, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है बेटा ये, ठीक है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होंगी, इसका वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, चाहो तो याद रखो या छोड़ दो। हमें जो समझना है वो कहां समझना है, यहां से। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो रिब जो होगा बेटा अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव किया। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम क्या हो गया बेटा, फ्लैट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से यदि हम देखें तो फाइनली अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए तो जो प्रेशर जो होगा एल्वियोलाई में ये डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर जो रहेंगी वो लंग्स में आ जाएगी। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को इनहॉलेशन या फिर इंस्पिरेशन कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट यदि हम चले तो आप बताओ क्या होगा बेटा। मैं आपको वॉइस में एक्सेस दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग एक एक करके आंसर देंगे, ठीक है। बताओ कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है एक्सपीरेशन में क्या होगा, रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट। वॉइस में आपको 1 मिनट एक्सेस दे रहा हूं मैं। हाँ, म्यूट अनम्यूट कर सकते हो अभी आप। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होगा, कॉन्टैक्ट, तो रिलैक्स, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगे अभी, रिलैक्स, कंफ्यूज हो रहे कुछ लोग। एक्सटर्नल रिलैक्स, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होगा अभी, रिलैक्स, रिब्स क्या होंगी बेटा, अभी एक्सपीरेशन की बात कर रहे हैं, रिब्स क्या होगा अभी इस टाइम पे, रिलैक्स, डायफ्राम क्या होगा एक्सपीरेशन में, रिलैक्स, डायफ्राम एक्सपीरेशन में फ्लाइट होगा, फ्लैट होगा। एक्सपीरेशन में नॉर्मल फ्लैट शेप, कहां से होगा, एक्सपीरेशन डोम, रिलैक्स होकर कॉन्सेप्ट में आएगा। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अभी, डिक्रीज, डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से Decrease, प्रेशर क्या decrease, होगा, decrease, इंक्रीज, increase, pressure increase. वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, जिसकी वजह से एयर क्या होंगी, मूव आउट, आउट, बताओ। आउट, ओके, तो वेरी गुड बेटा, जैसे कि आप लोगों ने आंसर दिए। फाइनली देखो यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। वैसे ये याद रख सकते तो रखो, नहीं तो इसको भूल जाओ। हमको जो समझना सेकंड पार्ट से समझना, मींस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होंगी, रिब अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस जा रहा, मींस डाउनवर्ड और इनवर्ड हो जाएगा। डायफ्राम इसकी वजह से रिलैक्स होगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से अंदर जितना भी एयर है उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो एयर जो है हमारे लंग्स से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म्स होती है जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन को हमने समझे, ठीक है। तो अभी देखो बेटा स्लाइड की हेल्प से हम एक एक पार्ट समझते हैं। पहली चीज तो देखो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एयर जो है आउट ऑफ द लंग्स ये कैरिड आउट होता है क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, और वो भी किसमें बेटा, लंग्स और एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा उसकी वजह से ही ये प्रोसेस होगी। मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझा रहा हूं बेटा आपको, जो लिखा हुआ है यही पार्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, अभी एक एक लाइन में आपको एनसीईआरटी से समझाऊंगा। तो इसमें देखिए पहली चीज तो इंस्पिरेशन जो होता है मींस लंग्स में एयर क्या है, पहुंच रहा है। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी वजह से यदि हम लोग देखें तो यहां होगा बेटा वो रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में यदि जब नेगेटिव प्रेशर हो गया
तो फाइनली एयर अंदर जाएगी। सिमिलरली एक्सपीरेशन में क्या हो रहा है बेटा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से एयर जो रहेगा वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। मतलब डायफ्राम एक स्पेशल मसल्स होती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है बेटा, जो रिब्स के बीच में होता है, ये भी बेटा हेल्प करते हैं इस तरह का प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में। समझ में आ रहा है ना बेटा स्टेटमेंट? यदि किसी को नहीं समझ में आएगा कोई स्टेटमेंट तो इमीडिएटली बेटा हैंड रेज करो या चैट में रिस्पॉन्स करो। ओके, फाइनली यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या हुआ, तो इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम, डोम शेप से हो जाएगा फ्लैट, जिसकी वजह से थोरेसिक चैम्बर बढ़ जाएगा। कौन से साइड से बेटा, एंटेरो पोस्टेरियल एक्सिस। एंटेरो पोस्टेरियल समझ रहे ना बेटा, जब डायफ्राम जब अपना वहां पे चेंजेस करता है तो ये वाला जो एक्सिस रहेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ऊपर का एंटेरियल और नीचे का पोस्टेरियल, तो ये वाला एंटेरियो पोस्टेरियल एक्सिस इस तरह से क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि डायफ्राम पहले ऐसा था, अब ये सब फ्लैट हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद फिर देखो नेक्स्ट जो है, ये हम लोगों ने देखे, तो ये अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा अपना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से अभी कौन सा एक्सिस हमारा, ये वाला साइड का जो एक्सिस है ये इस तरह से, ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस, इसको डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये भी बढ़ गया। ये बढ़ने से क्या होगा बेटा, जो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम कहाँ पे, थोरेसिक चैम्बर का। समझ गए? तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज, तो अल्टीमेटली प्रेशर जो है क्या होगा, देखो थोरेसिक वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, मींस पल्मोनरी वॉल्यूम भी कहेंगे, क्योंकि थोरेसिक कैविटी बढ़ रही है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, मतलब क्या उल्टा हो गया, ठीक है, हाँ, क्या चीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, किसके कंपैरिजन में ये कम हो जाएगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो फोर्स बेटा एयर का बाहर साइड है, उसको अंदर लेके चला जाएगा, तो आउटसाइड जो एयर है वो लंग्स में अंदर आ जाएगा। इस फिनोमिना को कहते हैं इंस्पिरेशन। इसके जस्ट अपोजिट हम देखें तो अब यहाँ पे फाइनली सारी चीज रिलैक्स होंगी, मींस डायफ्राम रिलैक्स होगा, इंटरकोस्टल मसल्स भी रिटर्न जाएंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, स्टर्नम जो रहेगा ये भी सब चीज सारे अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा, सारे के सारे होंगे डिक्रीज, जिसकी वजह से प्रेशर होगा इंक्रीज। तो इंक्रीज होगा इंट्रा, जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, जिसकी वजह से एयर जो है बाहर निकल जाएगी। इस फिनोमिना को कहते हैं एक्सपीरेशन। समझ में आ गया? और हम लोगों में बेटा एक एबिलिटी होती है जो हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं, बट उसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स काम नहीं आती है, वहां पे हमारी एब्डोमेन की मसल्स होती है बेटा, वो काम में आती है। समझ गए? जिसकी वजह से प्रेशर कम और ज्यादा हो सकता है। क्लियर हो गया? एक एनिमेशन दिखाता हूं, जल्दी से चैट में रिस्पॉन्स देंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है बेटा इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन को लेके? इफ यस सो वी कैन, अदरवाइज प्लेइंग द वन एनिमेशन। क्लियर हो गया सभी का बेटा? वेरी गुड। तो चलो एक एनिमेशन देखते हैं हम लोग। Mechanics of breathing. Consciously take a breath and think about the fact that there are 10 different muscle groups working together to make this happen. These muscle groups include the diaphragm and intercostal muscles. The main muscle used for breathing is the diaphragm. The diaphragm is a dome-shaped structure consisting of several large muscles, which is sandwiched between the chest cavity, containing the lungs and the rib cage, and the abdomen, containing the digestive system, including your stomach. The muscles that move the rib cage itself are the internal and external intercostal muscles. They are each attached to the ribs and run between them. To inhale air, the diaphragm contracts and moves down, while the external intercostal muscles contract, forcing the rib cage up and out.
The combined effect of the diaphragm and intercostal muscles increases the volume of the chest cavity and expands the lungs. This expansion of the lungs increases their volume, reducing the pressure within them, causing air to be drawn in. This action is similar to a piston sucking petrol into a car engine. In normal breathing, we use around 25% of our lung capacity, which is called our tidal volume. As you inhale deeply, the diaphragm moves further down into the abdomen, pushing your belly out, giving more room for the lungs to expand and draw in more air. This type of breathing is called belly breathing or abdominal breathing and is critical to prepare you for your free dive. Belly breathing allows you to completely fill your lungs with air. The maximum amount of air your lungs can hold is called your total lung capacity. With training, you can use more of your lung capacity. ओके, इस एनिमेशन से बेटा आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी एक डाउट आया है आदित्य का कि एब्डोमिनल मसल्स जो है कौन सी होती है। बेटा एब्डोमेन में टोटल 4 टाइप की मसल्स होती है, जिसमें से एक रेक्टस एब्डोमिनिस होती है। ठीक, एक एक्सटर्नल एब्डोमिनिस होगी, एक इंटरनल एब्डोमिनिस होगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस होती है। तो इसमें जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स जो होती है ये एक एब्डोमिनल मसल्स होती है। इसकी वजह से हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है उसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हुआ? अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इसके अलावा? आदित्य बेटा क्लियर हुआ आपका? रेक्टस एब्डोमिनिस मसल से। तो फाइनली आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं क्योंकि आपका नेक्स्ट लेक्चर का भी टाइम हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का सेशन अच्छे से समझा होगा, जिसमें हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझे। आगे और भी कुछ कंसेप्ट है जो हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, और मे बी बेटा आने वाला जो नेक्स्ट संडे रहेगा, कल के संडे को छोड़ के नेक्स्ट संडे में आप लोगों का टेस्ट हो सकता है, जिसमें ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज जो है आप लोगों को आएगा। तो आप लोगों को रेडी रहना है बेटा इस चीज के लिए, क्योंकि हम लोग शायद अभी इसके बाद हमारा जो शेड्यूल ट्यूसडे को मिलेंगे। ट्यूसडे जब हम मिलेंगे बेटा तो आप लोग इतना पार्ट अच्छी तरह से पढ़ लो, और इतना ही नहीं आगे भी जो एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन दिया है वो भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो, ताकि जब मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर रहे और टाइम के पहले आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। समझ गए? क्योंकि नेक्स्ट संडे में आप लोगों का इसी चैप्टर पे टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग रेडी रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इसमें हम लोगों को 3 लेक्चर्स मिलेंगे और 3 लेक्चर्स में हम लोगों को ये वाला जो चैप्टर रहेगा वो कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ डाउट रहे तो आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हो, टाइम लेके कॉल कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।